नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे लोक और तंत्र की। वैसे तो इन दोनों शब्दों को जोड़कर ही लोकतंत्र बना है, लेकिन कभी कभी होता यह है कि अमूमन खामोश रहने वाला तथा हर जायज और नाजायज बात को बर्दाश्त करने वाले लोक के शब्द का बांध अचानक से टूट जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर सारी सीमाएं और सारे निर्धारित मानदंड जो जबरिया बांधकर तंत्र को सबक सिखाने से बाज नहीं आता है। तंत्र जब अपनी मनमानी लोक पर लादने की कोशिश करता है और लोक के पास जब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचता है, तो श्रीलंका जैसी घटनाएं होती हैं। ये बात सभी लोकतांत्रिक देशों के लोगों को और उनके प्रमुखों को, साथ ही विपक्ष को भी समझना चाहिए कि लोक के सब्र का बांध कब टूट जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए इतना उनके ऊपर दबाव मत डालिए कि वो चरमरा कर बैठ जाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तंत्र इतनी सी छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है कि लोक के सब्र का बांध जब टूटता है तो केवल भूचाल नहीं आता है जैसे श्रीलंका में आया है, बल्कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाते हैं। वैसे ये होता तब है जब लोक की भावनाओं, लोक की समस्याओं तथा लोक की परंपराओं की खिल्ली उड़ाने तथा अपने पैर की जूती समझने की भूल कर बैठता है तंत्र। तंत्र लोक से है, तंत्र से लोक नहीं बना है, बल्कि लोक का प्रतिनिधित्व होता है तंत्र में। लोक ही तंत्र को बनाता है, और जब वही तंत्र लोक के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। इसलिए तंत्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो लोक के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती न करे कि लोग कुछ अलग टाइप का करने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरह की एक भूल हमारे देश में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, जब उन्होंने आपातकाल लगा दिया था। यह सही है कि वो भूल उस टाइप की भूल नहीं थी जैसी कि श्रीलंका में हुई। इसीलिए कुछ समय बाद भारत के लोगों ने इंदिरा गांधी को भी माफ कर दिया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तंत्र को ये कैसे गुमान हो जाता है कि वो जो चाहे करे, लोग उसे हर हाल में स्वीकार ही कर लेगा। क्या जरूरी है कि आप जो चाहो करोगे? आप अपनी मर्जी से ही चलाओगे देश को? कुछ हमारी भी बात है, कुछ हमारे भी विचार हैं, कुछ हमारी भी सोच है, उसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। सत्ता के उच्च पायदान पर बैठे लोग जब इस तरह की कोई कारगुजारी करते हैं तो उसका खमियाजा तो भोगना ही पड़ता है। श्रीलंका में वही हुआ। वहां चुनी हुई सरकार ने गलत फैसले किए, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ी। सत्ता के उच्च पायदान पर बैठे लोगों ने भ्रष्टाचार, कोरोना महामारी से पहले टैक्स में कटौती, महामारी के कारण टूरिज्म सेक्टर के बैठने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए अचानक केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर रोक, इन गलत फैसलों के बीच शुरू हुए यूक्रेन युद्ध ने श्रीलंका को दिवालिया करने मजबूर कर दिया। श्रीलंका दिवालिया हो गया एक तरह से। अन्य भी एक दो देश हैं जो इसी लाइन में खड़े हैं। वहां कब क्या होगा, इंतजार कीजिए। लोग सड़क पर उतर पड़ा, जिसने तंत्र की हस्ती को एक तरह से मिटा कर ही रख दिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को केवल कुर्सी ही नहीं छोड़नी पड़ी, बल्कि 9 जुलाई की रात को जिस तरह वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के निजी आवास को फूंक दिया, वो इतिहास का सबसे घिनौना पन्ना है। आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। इस घर में प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। अपने पिता के बनवाए इस घर को वो अपनी वसीयत में उस स्कूल यानी रॉयल कॉलेज के नाम कर चुके हैं जहां कभी वे छात्र रहे थे।
राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास और राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास पर जिस तरह का हमला बोला गया, वो बताता है कि लोग के सब्र का बांध काफी पहले ही टूट गया था। लेकिन तंत्र शायद इस गलतफहमी में रहा या फिर वो लोगों को के आक्रोश को हल्के में लेता रहा। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि वो एक क्षणिक उत्तेजना थी, फिर शायद गलतफहमी में है। क्षणिक उत्तेजना नहीं थी, बल्कि जनाक्रोश था, जिसने सारे बंधन तोड़ कर रख दिए। और लोगों को क्या हुआ, वहां का लोग निकल पड़ा राष्ट्रपति भवन के अंदर बने विशालकाय भवन और स्विमिंग पूल का उसने जबरदस्त आनंद उठाया। काम इतना आसान नहीं था। लोग सड़कों पर उतरे थे, अपनी जान की बाजी लगा दिया, पुलिस को गोली चलानी पड़ी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। अंत में नतीजा ये निकला कि पुलिस और सेना को पीछे हटना पड़ा, लोग को आगे करना पड़ा। लोग ने वही किया जो करना चाहता था, कुछ नहीं कोई कर पाया। लेकिन एक सवाल आज भी विद्यमान है कि यदि गोटा चले भी गए, गोटा वो बैक के नारे लग रहे थे, तो गोटा अगर चले भी गए तो क्या श्रीलंका अचानक से सज और संवर जाएगा? वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसके मुताबिक श्रीलंका अभी जिस हाल में है, उससे निकलने के लिए राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक योजना की तुरंत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि लोग के सब्र का बांध जब टूटता है तो सब कुछ बहा कर रख देता है। ये ज्ञान हमें श्रीलंका से सीख लेना चाहिए कि लोग के ऊपर इतना अत्याचार मत करो क्योंकि उसके सब्र का बांध टूट जाए। और ये समझ लेना चाहिए कि यदि आपको सत्ता मिली है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग की हर उठती हुई आवाज को दबाने का कार्य करें। सत्ता आपको दी गई है चलाने के लिए, एक सिस्टम दिया गया है आपको ताकि देश चले, राज्य चले। लेकिन जब आप हद क्रॉस कर दोगे, लिमिट क्रॉस कर दोगे, सत्ता के जरिए लोग को कुचलने का प्रयास करोगे, लोग की उठती हुई आवाज को दबाने का प्रयास करोगे, तो फिर ये घटनाएं होंगी ही नहीं। फिर तो तंत्र कैसी तैसी होना निश्चित है। तंत्र को ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि लोकतंत्र की रक्षा करना भली भांति जानता है। उसे जब भी मौका मिला उसने पन्ना धाई की तरह लोकतंत्र की रक्षा की है। साथ ही लोकतंत्र को दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में हमेशा तानाशाही को ही दफना दिया है। इसी के साथ तंत्र को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि लोग ने जो उसे असीमित अधिकार दिए हैं, जिससे वो 5 साल पहले उसे बेदखल नहीं कर सकती, ये भी भ्रम है। श्रीलंका इसका नायाब उदाहरण है और सत्ताधीशों के लिए चुनौती भी है।